ट्वेल्थ क्लास बेटा आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या फिर एसी डायनेमो। जिस तरह से हमने पहले मोटर के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जनरेटर होता है क्या है? जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर का काम होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ उसका उल्टा हो रहा है। तो जनरेटर क्या कर रहा है? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल इसका क्या है? व्हेन ए कॉइल रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन इट। तो अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हो तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, या अगर कॉइल का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हद तक जो है आप कह सकते हो कि मोटर की तरह ही है। बीच में सेंटर में एक कॉइल है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। उसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ लगे हुए हैं और स्लिप रिंग्स और ब्रशेज़ हैं। इसके बारे में भी मोटर में हमने पढ़ा था कि इस तरह से रिंग्स लगी हुई हैं दोनों एंड्स के ऊपर। एक एंड के ऊपर एक रिंग है, दूसरे एंड के ऊपर दूसरी रिंग है और उसके साथ B1 B2 ब्रशेस लगे हुए हैं जो कि इस रिंग्स के साथ कांटेक्ट बना के रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये जनरेटर है तो एक हैंडल लगाया हुआ है। हैंडल किस लिए लगा रहे हैं? इसको रोटेट करवाने के लिए। और जब हम इसको रोटेट करवाएंगे, इसका मतलब ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट की मतलब फ्लक्स चेंज होगा और जितनी देर तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। और ये करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू फ्लो होता रहेगा। तो इस तरह से जनरेटर वर्क करता है बेटा। यहाँ पर इसकी वर्किंग के बारे में पूरा बताया हुआ है कि अगर कॉइल जो है वो इस डायरेक्शन में है, थोड़ी देर बाद उसकी डायरेक्शंस अलग अलग फेज़ बता रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। इस जगह पर ऊपर मिनिमम फ्लक्स चेंज होगा तो वैल्यू जो है वो लो के ऊपर रहेगी। इस साइड पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो आउटपुट मिलेगी वो एसी आउटपुट मिल रही है। तो ये सारी वर्किंग इस यहाँ पर लिखी हुई है, इसके बारे में जो आपने पढ़ लेनी है। अब मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस हो रही है। वो किस तरह से होगी? फ्लक्स किसके बराबर होता है? फ्लक्स होता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, क्योंकि B डॉट A होता है तो BA cos थीटा एंड N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो NBA cos थीटा हो गया। अब क्योंकि थीटा कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कॉइल रोटेट कर रही है तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हम लिखेंगे? ओमेगा टी। ओमेगा आपके पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और टी उसका जो है टाइम है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं d∅/dt विच इज़ इक्वल टू, ये ऊपर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है। साथ में डिफ्रेंशिएशन करने की वजह से यहाँ पे एक ओमेगा एक्स्ट्रा लग गया। तो d∅/dt किसके बराबर होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅/dt इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है जनरेटर के अंदर वो किसके बराबर हो जाएगी? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी तेज़ी के साथ हम उसको घुमाएंगे, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। बी मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा साइन ओमेगा टी लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो साइनोसोडल है, यानी कि साइन वेव की फॉर्म में। साइन वेव की फॉर्म कैसी होती है? इस तरह से अगर कर्व है तो ऐसे वो आउटपुट जो है वो हमें मिलेगी। तो ये तो था आपका एसी जनरेटर। इसी तरह से आपके पास
डीसी जनरेटर या डीसी डायनमो भी होता है। तो डिवाइस तो वही है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूस जो है डायरेक्ट करंट। तो साथ में जो है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रही है। प्रिंसिपल भी इसका सेम रहेगा। आपको डिफरेंस यहाँ पर स्लिप रिंग्स में मिलेगा। तो स्लिप रिंग्स में क्या हो रहा है कि इस सिचुएशन में आपके पास 2 हाफ रिंग्स हैं और साथ में ब्रशेस उसी तरह से लगे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब कॉइल अपना टर्न आधा कंप्लीट करके दूसरी तरफ जाती है तो उस सिचुएशन में जैसे इस जगह पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, R1 B1 से कनेक्टेड है, R2 B2 से कनेक्टेड है। जब हाफ टर्न कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये R2 जो है वो B1 से कनेक्ट हो जाएगा और जो आपका R1 है वो B2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रोटेशंस जो है वो चलती रहती हैं और जो ब्रशेस और रिंग्स जो हैं, हाफ जो रिंग्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आउटपुट मिलती है वो आउटपुट हमें साइनोसॉइडल के बजाय हाफ जो साइन वेव है, बट जो सारी की सारी हाफ वेव्स हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं और क्योंकि ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में है तो हम इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। तो आपने ये टॉपिक अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आ सकता है, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर वाला। तो इसको आप करो बेटा, और अगर कोई डिफ़िकल्टी कहीं पर आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो।